हॉर्लिक्स का एक घूंट जैसे ही पिलाने की कोशिश की, सारा का सारा मुंह से बाहर आ गया। सांसें इतनी तेज़ चलने लगी जैसे किसी ने ज़ोर से गला दबाने की कोशिश की हो। मैंने उनकी हथेली को अपने हाथ में लेकर रगड़ना शुरू ही किया था कि उन्होंने मेरा हाथ ज़ोर से जकड़ लिया। इतनी ज़ोर से कि मैं पूरी कोशिश भी कर लेता तो अपना हाथ अपनी दादी के हाथों से नहीं छुड़ा पाता। और फिर अचानक से उनकी आंखें, जो ना जाने कब से ठीक से खुली भी नहीं थी, एक झटके में इतनी चौड़ी हो गई कि जिसकी कल्पना मात्र से ही आज भी मेरे अंदर एक कंपन पैदा हो जाता है। ठीक उसी पल उनकी हथेलियों पर मेरी पकड़ अपने चरम पर थी, और एक पल को भी अगर वो पकड़ मजबूत होती तो मेरी उंगलियों की हड्डियां शायद चूर चूर हो सकती थी। फिर धीरे धीरे वो जकड़ ढीली पड़ती गई, आंखें धीरे धीरे बंद होती गई और सांसों का उतार चढ़ाव भी थम सा गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ख़तरा टल गया है या नहीं। इतने में ही बड़ी माँ कमरे में दाखिल हुई। बदले हुए माहौल को देखकर वो कुछ हड़बड़ा सी गई। उन्होंने फ़ौरन दादी के सीने पे हाथ रखा और हाथ रखते ही उनके चेहरे की सिलवटें और गहरी होती चली गई। उन्होंने मुझे फ़ौरन दुकान से दादाजी और पापा को बुलाने के लिए कहा। मैं दौड़कर दुकान पहुंचा और सारी खबर दादाजी को सुनाई। दादाजी ने सुनकर फ़ौरन पापा को आवाज़ लगाया, जो सामने की दुकान में पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने पापा को कहा कि वो फ़ौरन डॉक्टर को लेकर घर पहुँचे और गले में ताला लगाते हुए स्टाफ को कहा कि दुकान का सामान समेट कर जल्दी से दुकान बंद कर दें। जैसे ही मैं दादाजी के साथ घर पहुंचा तो देखा बड़ी माँ दादी के कान में कुछ धार्मिक मंत्रों का उच्चारण कर रही है, और दादाजी के आते ही उन्होंने अपना घूंघट ठीक करते हुए सर को ढक लिया। दादाजी ने दादी के हाथ को पकड़ते हुए बड़ी माँ से पूछा, कहियाँ होयो? बड़ी माँ ने दादी के सर को पकड़े पकड़े ही जवाब दिया, मनो तो पतो ही कोनी लाग्यो, मैं तो चौका में मसाला पीस रही सी, छोटू ने हॉर्लिक्स देर भेजी कि दादी ने धीरे धीरे पिला दे। अठीने आए तो देखी पूरो बदन ठंडो पालो पड़ो। मारो तो दिमाग ही कोनी काम दे रही हो। जब फिर छोटू ने बोली कि थाना बुलार लासी। माया बड़ी माँ जब भी दादाजी से बात करती थी तो मारवाड़ी में ही करती थी, और मुझसे करती थी तो मेरी ज़ुबान। दादाजी भी अक्सर मुझसे इंग्लिश में ही बातें करते थे, और अगर किसी व्यापारी से बात करनी हो तो शुद्ध हिंदी या उनकी ज़ुबान में। पापा जैसे ही डॉक्टर को लेकर घर पहुँचे, दादाजी उन्हें लेने के लिए कमरे से बाहर चले गए। बड़ी माँ अभी भी दादी के कान में धार्मिक मंत्र पढ़े जा रही थी। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से जाने वाले की गति सुधर जाती है। इतने में डॉक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर के आते ही बड़ी माँ छोटी माँ दूर हटकर एक कोने में खड़ी हो गई। दादाजी और पापा डॉक्टर की तरफ नज़र गड़ाए हुए उनके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्होंने अपना बक्सा उठाकर कमरे से बाहर आ गए, और फिर पीछे पीछे चल रहे दादाजी और पापा को सिर्फ मुड़ते हुए सर हिलाकर इशारा कर दिया। दादाजी के चेहरे पर एक सन्नाटा सा पसर गया, पर उनके आंखों में किसी भी गीले कतरे का कोई निशान नहीं था। एक बार जब उनके कमर की हड्डी टूटी थी और वो 3 महीने बिस्तर पर ही थे, तो उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जब अरमान ज़िंदा रहें और शरीर अपाहिज हो जाए तो एक एक पल एक अरसे की तरह कटता है। और शायद इसीलिए उनके अंदर एक संतोष भी था कि दादी को अब और तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ेगी। रात के करीब 9:30 बज रहे थे, और जैसे जैसे खबर फैली, सभी रिश्तेदार और समाज के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। जमा हुए लोगों में एक ने पान पराग की पुड़िया खाते हुए कहा, अच्छा ही हुआ चली गई बेचारी, गटी सुधर गई। उन्हें मैं नाम से तो नहीं जानता था, पर इतना ज़रूर जानता था कि वो समाज में एक ऊंचा ओहदा रखते हैं। लकड़ी कितनी लगेगी, कहाँ मिलेगी, कौन कौन सा सामान लगेगा, इस तरह के मसलों में उन्हें पूरी जानकारी थी। इसलिए शायद दादाजी ने अपने रिश्तेदारों को खबर करने से पहले उन्हें खबर किया था। सामान इकट्ठा करने का काम चल ही रहा था कि दादाजी के चचेरे भाई ने कहा, इतनी रात को कहाँ ठंड में लेके जाएंगे, रात को यहीं रहने दीजिए, सवेरे ले चलेंगे। तभी दूसरे रिश्तेदारों ने कहा, अरे कहाँ रात भर आप लाश को लेके बैठे रहेंगे, अभी चलते हैं, 2-3 घंटे में काम निपट जाए। उतने में ही अचानक दरवाजे से आवाज़ आई, कोई ज़रूरत नहीं है रात काटने की बैठे बैठे,
अभी ही तैयारी करवाइए, अभी लेकर निकलेंगे। सबने पीछे मुड़कर देखा तो चांदमल जी खड़े थे। चांदमल जी दादाजी के सबसे छोटे चचेरे भाई थे, लेकिन वह परिवार के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति और एक रिटायर्ड सरकारी अफसर भी थे। इसलिए शायद परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी। सबने उन्हें आते ही नमस्ते किया और अपने अपने तरीके से ये बताने में लग गए कि कब हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। इस बात पर दलील अब वहीं ख़त्म हो गई थी कि लाश को रात को ले जाना है या सुबह। वो जो आदमी थोड़ी देर पहले तंबाकू मुंह में भर के बात किए जा रहा था, चुपचाप पीछे की ओर गया, नाले में फिरकी थूकी और रुमाल से मुंह पोंछकर वहीं खड़ा हो गया। करीब सारे इंतजामात करने के बाद 11:30 बजे रात को लाश को घर से निकाल लिया गया। मुझे मेरी छोटी उम्र की वजह से पापा ने ले जाना ठीक नहीं समझा और मैं भी इस पूरे माहौल से इस कदर सहम गया था कि मैंने भी जाने की ज़िद नहीं की। लाश के निकलते ही सबसे पहले घर के लोगों का नहाना ज़रूरी होता था और दाह संस्कार करके लौटते हुए जो लोग आते हैं उनका घर में घुसने से पहले नहाना बहुत ज़रूरी होता था। आधी रात को पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। इतने लोगों के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करने के लिए बड़े बड़े बर्तन मचान पर से उतारे गए, पूरे घर की बाल्टियाँ इकट्ठा की गई और जैसे जैसे पानी गर्म होता गया बाल्टियों में भरकर मेन गेट पे लाइन से बाल्टियाँ लगा दी गई। ये काम इतना पेचीदा होता है कि इस काम को करने के लिए हर सदस्य की एक जिम्मेदारी तय होती है। मुझे चापाकल से बाल्टियों में पानी भरने का काम सौंपा गया था और साथ ही ये देखना था कि नहाने के बाद सही कपड़े सही लोगों के पास पहुंच जाते। बड़ी दीदी मुझे टेबल पर रखे सभी कपड़ों का सही पता बता रही थी। ये देख छोटू, ये लाल रंग का तौलिया और इस पर रखी बनियान बड़े ताऊ जी की है, ये कत्थई रंग की तुम्हारे पापा की और ये सफ़ेद रंग की धोती दादाजी की। तुम बस इन्हें ध्यान से पकड़ा देना, बाकी कपड़े गोलू देख लेगा। गोलू मेरे बड़े ताऊ जी का बेटा था जो तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से घाट पर नहीं जा पाया था, पर बड़ी माँ से ज़िद करके उसने कपड़े बांटने का काम ले लिया था। मेरे दादाजी 3 भाई थे और 3 मंजिला घर में तीनों का परिवार अलग अलग रहता था, पर किसी भी शादी ब्याह में या किसी के मरनी में तीनों घर का चूल्हा एक ही जगह जलता था, क्योंकि घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और इतने लोगों की खातिरदारी किसी एक घर के बस की बात नहीं थी। जो सबसे निचला तल्ला था, जहाँ छोटे दादाजी और उनका परिवार रहता था, वहाँ एक कमरा घर के बाकी कमरों से काफ़ी बड़ा था। जब भी घर में कोई शादी ब्याह या और कोई कार्यक्रम होता तो घर के सभी बड़े बूढ़ों के लिए यहीं बैठने का इंतज़ाम किया जाता था, इसलिए शायद इस कमरे को बैठकी भी कहते थे। इस कमरे की लंबाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कमरे में एक साथ 15 से 20 लोग बिना किसी परेशानी के एक कतार में सो सकते थे। दादाजी ने एक बार मुझे बताया था कि जब हमारा परिवार, हम तीनों भाई एक साथ रहते थे, तब घर के सारे फैसले इसी कमरे में लिए जाते थे। बहू को मायके भेजना है कि नहीं भेजना है, तो कितने दिन के लिए भेजना है, घर में कौन सी कंपनी का कलर टीवी आएगा, गोलू का दाखिला कौन से स्कूल में कराया जाएगा, ऐसे ही सारे बड़े छोटे फैसले इसी कमरे में लिए जाते थे। इसलिए समाज के लोग इस कमरे को संसद भवन भी कहते थे। मरने के अगले दिन जब बैठकी कमरे में सभी बड़े बूढ़ों की बैठक हुई तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि सारे सगे संबंधी जो दूसरे शहरों से शोक व्यक्त करने आएंगे, उनके ठहरने का इंतज़ाम कहाँ किया जाए। बड़े ताऊ जी की राय थी कि कमरा इंतज़ाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर लोग सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए आते हैं, वो रुकने की इच्छा लेकर नहीं आते हैं, और अगर कोई रुक भी गया तो यही घर में इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इतने में चांदमल दादाजी ने, जो अपनी छड़ी अपनी गोद में लिए हुए खिड़की के बाहर देख रहे थे, अचानक रौब से कहा, नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये बड़ी मौत है। भाई साहब को सब जानते थे, तो बहुत लोग आएंगे, और अगर कोई रुक गया तो तुम मना कर दोगे क्या? लोग बाग आते हैं तो सिर्फ एक काम के लिए नहीं आते हैं, वो आएंगे तो अपने सारे रिश्तेदारों से मिलकर जाएंगे। 4 कमरा धर्मशाला में बुक करने में क्या हर्ज है? किशन बाबू 4 कमरे के लिए अपनी इज्जत गंवा दें? चांदमल जी के इतना कहने के बाद किसी ने पलटकर उनकी बात काटने की कोशिश नहीं की और ये तय हो गया कि 4 कमरा धर्मशाला में मेहमानों के लिए बुक कर लिया जाए। आने वाले मेहमानों की देख रेख के लिए ये तय हुआ कि बारी बारी से घर के सारे जेंट्स एक एक दिन घर पर रुकेंगे। 12 दिनों तक आने जाने वालों का तांता लगा रहा। एक ही बात सैकड़ों बार सैकड़ों मुंह से दोहराए गए।
जो हादसा मेरी आंखों के सामने गुजरा था उसे मैंने किस्सा बनते देखा, और ये भी देखा और समझा कि इतिहास किस तरह सैकड़ों ज़ुबान से छन के बदल जाता है। घर में इतने लोगों के आने जाने से, इतनी चहल पहल से ये बिल्कुल नहीं लगता था कि यहाँ कुछ दिन पहले किसी की मौत हुई। और ये 12 दिनों का रिवाज तो मानो जैसे जाने वाले को भुलाने की कोई कवायद हो। वैसे तो 13वीं के दिन दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज के अलावा पूरे समाज को भोजन कराने का चलन था, पर हर व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से ये तय कर सकता था कि उन्हें पूरे समाज को भोज का निमंत्रण देना है या फिर सगे संबंधियों को। हमारे यहाँ तो हर छोटे से छोटे काम के लिए मीटिंग बैठती थी, तो फिर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी सिलसिले में 11वें दिन की रात बैठक कमरे में एक मीटिंग बुलाई गई। चूँकि मुद्दा बड़ा था इसलिए इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे ऐसी बैठकों में हमारा कोई काम नहीं होता था, पर मुझे शुरू से ही ऐसी बैठकों में काफ़ी दिलचस्पी होती थी। इसलिए जब मैं शरबत की ट्रे लेकर अंदर गया तो चुपचाप एक कोना पकड़कर वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि पूरे समाज को भोज का निमंत्रण तय हो गया है, और अब बहस इस बात पर चल रही थी कि खाने में क्या बनेगा। और यकीन मानिए ये मुद्दा उस मुद्दे से कम ज़रूरी नहीं था जहाँ ये तय हुआ था कि लाश को रात को ले जाना है या सुबह। कभी मीठे में रसगुल्ला और गुलाब जामुन में से किसी एक का चुनाव बहस का कारण बनती, तो कभी पीने में चाय और केसर दूध पर तरह तरह की दलीलें दी जाती। 2 घंटे की मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद खाने की लिस्ट तैयार हो ही गई, और खाना बनाने का ज़िम्मा झुमरी तलैया के प्रसिद्ध हलवाई राजू महाराज को दे दिया गया। वैसे तो 13वें दिन का सारा कार्यक्रम उम्मीद के मुताबिक हुआ, पर समाज में कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो किसी की शादी का रिसेप्शन हो या किसी की शोक सभा, कम से कम 2 दिन तो चर्चा का विषय ज़रूर रहती थी, जिसमें खान पान से लेकर ठहरने के इंतज़ाम तक हर चीज़ का गहन विश्लेषण किया जाता था, या आज की भाषा में कहें तो क्रिटिक्स रेटिंग दी जाती थी। सुनी सुनाई बातों से ये मालूम हुआ कि समाज में किशन बाबू यानी मेरे दादाजी के भोज निमंत्रण की और व्यंजनों की खास करके काफ़ी तारीफ हुई थी। क्योंकि सारा इंतज़ाम चांदमल जी के देख रेख में हुआ था, इसीलिए किशन बाबू के साथ साथ उनकी इज्जत में भी और इजाफा हुआ। 13वीं के शाम ही बाहर से आए हुए सारे रिश्तेदार वापस चले गए, और रात को बैठक कमरे में एक आखिरी औपचारिक बैठक के बाद चांदमल जी भी अपने घर चले गए थे। दिन भर की थकान के बाद कब वहीं बैठक कमरे में मैं बैठा बैठा सो गया, कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन सोमवार को करीब 2 बजे जब मैं स्कूल से लौटा, जब घर के सभी बूढ़े बड़े काम पर जा चुके थे, जब सारे मेहमान वापस जा चुके थे, तब मैं उस कमरे में गया जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो दिन भर बड़बड़ करती रहती थी, जिससे नज़र बचाकर मैं उसके चूरन की पुड़िया भी निकाल लेता था। अब वहाँ एक गहरा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो ये कह रहा था कि अब तक जो हुआ वो तो जश्न था, मातम अब शुरू हुआ है। थैंक यू।